तो संडे विद सुपर बैटल में आप सबका स्वागत है और अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है स्पाइडरमैन वर्सेस फ्लैग स्मैशर्स। अब फ्लैग स्मैशर्स एक इंटरनेशनल सुपर सोल्जर्स का एक ग्रुप था जो थैनोस के स्नैप करने के बाद बना था। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स थे सब ने सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन ले रखे थे, इसलिए सबकी पावर लेवल बकी के आसपास के लेवल की थी। अब अगर बात करें स्पाइडरमैन की, तो सिविल वॉर में हमने स्पाइडरमैन को बकी से फाइट करते हुए देखा है और तब हमें पता चला कि बकी पावर लेवल में स्पाइडरमैन के आसपास भी नहीं आता है। स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुका है और स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी सुपर सोल्जर से ज्यादा बेटर है, इसलिए अगर स्पाइडरमैन फ्लैग स्मैशर्स से फाइट करता है तो वो बड़ी आसानी से विनर बन जाएगा। लेकिन अगर फ्लैग स्मैशर्स टीम अप करके एक साथ स्पाइडी पर अटैक करते हैं तब भी स्पाइडरमैन को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सस्ते सुपर सोल्जर स्पाइडर सेंस को सरपास नहीं कर सकते, इसलिए स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल है। अनवर्दी थॉर वर्सेस शील्ड एजेंट्स। ओडिन ने जब थॉर को अनवर्दी बनाकर अर्थ पर भेजा था तब थॉर ने शील्ड एजेंट्स के बेस्ट फाइटर्स को कूट दिया था। अब ये फाइटर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन थॉर का बैटल एक्सपीरियंस और 1000 इयर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ गई। अनवर्दी थॉर एक टाइप से ह्यूमन ही है। एसगार्डियन होने के बावजूद भी अनवर्दी बनने के बाद थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक एवरेज इंसान जैसी हो जाती है, लेकिन तब भी थॉर इतना कैपेबल था कि शील्ड के बेस्ट बाउंसर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब शील्ड के सारे एजेंट्स को फाइट करनी नहीं आती है और जब तक शील्ड वाले गन्स और डेडली गैसेस का अनवर्दी थॉर पर यूज नहीं करते तब तक थॉर को बीट करना मुश्किल है। कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर विदाउट हैमर। रैग्नारोक से पहले थॉर को हैमर की जरूरत पड़ती थी, पर इस इवेंट के बाद थॉर के पास हैमर अब होना ना होना एक ही बात है। थॉर सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से हल्क और हेला जैसों से फाइट कर चुका है। अब कैप्टन मार्वल भी फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है अगर हम उसे सिर्फ फीमेल सुपर हीरोज के साथ कंपेयर करें तो, और कैप्टन मार्वल ने भी अच्छे खासे सुपर विलन से फाइट की है। पर इससे पहले हम कंक्लूजन पर आए, मैं कुछ रेफरेंस की बात कर लेता हूँ। जैसे व्हाट इफ में जब कैप्टन मार्वल और थॉर की फाइट हुई तब थॉर जरा सा भी सीरियस नहीं था, लेकिन कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में थी, उसके बाद भी थॉर के हाथों हार गई। अगर यहाँ थॉर का कोई सीरियस वर्जन होता तो कैप्टन मार्वल के जिंदगी का चैप्टर क्लोज भी हो सकता था। सेम कहानी कॉमिक में है। इनफैक्ट कॉमिक में थॉर और कैप्टन मार्वल की पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल थॉर के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकती, और सेम स्टोरी एमसीयू में भी है। कैप्टन मार्वल स्ट्रॉन्ग है लेकिन थॉर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हैमर नहीं है तो क्या हुआ, थॉर अपने स्ट्रेंथ से ही कैप्टन मार्वल को नॉकआउट कर सकता है। अब इस फाइट में ऐसा हो सकता है कि थॉर के लाइटनिंग का असर कैप्टन मार्वल पर ना हो क्योंकि उसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स है, लेकिन कैप्टन मार्वल के प्रोटॉन ब्लास्ट भी थॉर के सामने अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि थॉर अब न्यूट्रॉन स्टार के सामने खड़ा हो चुका है। उस बीम के सामने तो प्रोटॉन ब्लास्ट कुछ भी नहीं है। पर मेन बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता थॉर के पास हैमर है या नहीं है, कैप्टन मार्वल का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट वर्सेस सन। अब पहले तो बाइफ्रोस्ट एसगार्डियन के लिए सिर्फ एक ट्रैवल करने का इंटरडायमेंशनल पोर्टल था, लेकिन टाइम के साथ हमें पता चला कि अगर किसी प्लेनेट पर बाइफ्रोस्ट को कुछ मिनट के लिए खुला छोड़ दे तो वो एंटायर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और लोकी ने तो फ्रोस्ट जायंट के प्लेनेट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अब अगर बाइफ्रोस्ट प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो बाकी स्टार को भी बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमारे सोलर सिस्टम के सन का साइज और मास काफी ज्यादा है अगर हम उसे 9 रेलम से कंपेयर करें तो, इसलिए बाइफ्रोस्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है सन को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन बाइफ्रोस्ट इतना कैपेबल है कि वो सन को खत्म कर सकते। कैरेक्टर्स हु कैन मूव निडेविलर रिंग्स। अब यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर सबने देख रखी है और सबको पता है कि निडेविलर रिंग्स क्या है, इसलिए इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देख रखा है कि थॉर ने इन रिंग्स को मूव किया था, पर ऐसे और भी सुपर हीरोज है जो इस रिंग को मूव कर सकते हैं, जैसे इनक्रेडिबल हल्क। इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर हल्क और थॉर के स्ट्रेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर थॉर की जगह हल्क होता तब भी वो रिंग्स मूव कर जाती। अब अगर थॉर ये काम कर सकता है तो ज़्यूस और ओडिन भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ये स्काई फादर लेवल बींग्स है। और सेम कहानी हरकुलिस के साथ है। कॉमिक्स में थॉर और हरकुलिस की स्ट्रेंथ सेम लेवल पर है। एमसीयू ने हरकुलिस की स्ट्रेंथ को डिग्रेड नहीं किया तो शायद वो भी इन रिंग्स को मूव कर सकता है। इसके बाद जितने भी एंटिटीज है जैसे वॉचर और सेलेस्टियल, उनके लिए भी इन रिंग्स को मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें डीसी यूनिवर्स की तो सिर्फ सुपरमैन और डूम्सडे है जो इन रिंग्स को मूव कर पाएंगे। बाकी डीसी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन थॉर और सुपरमैन के लेवल के नहीं है। पावर स्टोन वर्सेस रियलिटी स्टोन। अब वैसे तो सारे इन्फिनिटी स्टोन की अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन पावर स्टोन सबसे डिस्ट्रक्टिव स्टोन था। इसे कोई एरा गैरा यूज नहीं कर सकता था। पावर स्टोन को यूज करने के लिए भी किसी पावरफुल बंदे को सामने आना पड़ता था, पर जिसके पास पावर स्टोन होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज से हजारों साल पहले सेलेस्टियल यही किया करते थे। लेकिन रियलिटी स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसे कोई भी यूजर यूज कर सकता है, फिर चाहे लिक्विड फॉर्म में करो या फिर स्टोन के फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी स्टोन यूजर इतना पावरफुल बन जाता है कि वो सीधा यूनिवर्स के लॉस को चेंज कर सकता है। अब अगर बात करें कौन सा स्टोन ज़्यादा पावरफुल है तो वो रियलिटी स्टोन है। पावर स्टोन से ज़्यादा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी स्टोन का यूज़र एक ही बार में पूरे यूनिवर्स के शेप और साइज को चेंज कर सकता है।
मैलिकेत रियलिटी स्टोन से 9 रियलम्स को डार्कनेस में बदलने वाला था, और क्योंकि अब रियलिटी यूजर के कंट्रोल में है, इसलिए वो एक ऐसी रियलिटी या पॉकेट डायमेंशन बना सकता है जहाँ पावर स्टोन काम करेगा ही नहीं। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि स्टोन का यूजर कौन है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो रियलिटी स्टोन ज्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल है। अगर पावर स्टोन से प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है तो रियलिटी स्टोन से भी रियलिटी को चेंज करके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके फिर से बना सकता है, बस इसे ठीक से यूज करने वाला होना चाहिए। गैलेक्टस वर्सेस आर्शिम द जज। अब मूवीज वर्जन में तो ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे यूजलेस लगते हैं। फैंटास्टिक फोर में हमने गैलेक्टस को देख रखा है, लेकिन वो किसी भी एंगल से गैलेक्टस नहीं लग रहा था और सिल्वर सर्फर ने उसे बीट कर दिया था। वही दूसरी तरफ आर्शिम है जो एक सेलेस्टियल है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जैसे लोग यूनिवर्स की इनकर्जन करवा रहे हैं, लेकिन इस सेलेस्टियल को इनकर्जन की भनक तक नहीं है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने इन दोनों को फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए बताना मुश्किल है कि कौन विनर बनेगा। बट अगर कॉमिक के बेस पर बात करें तो जो गैलेक्टस है वो एक लो लेवल के सेलेस्टियल को मार सकता है, लेकिन आर्शिम, एसन, नेजर जैसे सेलेस्टियल काफी पावरफुल होता है, इतने कि ये गैलेक्सीज को अपने हाथ से क्रिएट कर देता है। और कॉमिक्स में तो गैलेक्टस आर्शिम के आसपास भी नहीं आता है पावर लेवल में, इसलिए कॉमिक वर्जन में तो गैलेक्टस का हारना पक्का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी गैलेक्टस हार जाएगा, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स का गैलेक्टस बहुत ज्यादा वीक है। डबल एज स्वॉर्ड वर्सेस थंडरबोल्ट। अब ये दो धारी तलवार थैनोस की है, जिसे पहली और आखिरी बार एंड गेम में देखा गया था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट से पहले यही थैनोस का प्राइमरी वेपन था। अब ऐसा बोला जाता है कि यह स्वॉर्ड ओरू मेटल से बनी है। सेम मेटल से थॉर के हैमर्स बने हैं, लेकिन कहीं भी ऑफिशियली ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन जिस भी मेटल की डबल एज स्वॉर्ड बनी है वो म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर को बराबरी की टक्कर दे सकती है। और इसी स्वॉर्ड से थैनोस ने कैप्टन मार्वल की शील्ड को तोड़ दिया था। टेक्निकली ये काफी ज्यादा शार्प और ड्यूरेबल है। इसका डिजाइन भी कुछ इस तरह है कि थैनोस अगर टेक्निक से इसे फेंके तो ये वापस उसके हाथों में आ जाएगी। वैसे स्कारलेट विच ने अपने कियोस मैजिक से इस स्वॉर्ड के एक पोर्शन को तोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसी स्वॉर्ड से थैनोस ने क्वांटम टनल को उड़ा दिया। थंडरबोल्ट की बात करें तो ये ज़्यूस का प्राइमरी वेपन है। बेसिकली ये दो जेड शेप के मेटल पार्ट्स होते हैं जिन्हें कंबाइन करने पर एक थंडरबोल्ट बनता है। थंडरबोल्ट एक लाइटनिंग बेस्ड वेपन है, और भले ही ये ज़्यूस का वेपन है, लेकिन इसे कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर यूज कर सकता है। थंडरबोल्ट में टेलीपोर्टेशन पावर्स है। उसके बाद कॉर्ग, वैल्करी और खुद ज़्यूस इस वेपन से ऑलमोस्ट मारे गए थे। तो अब बात करते हैं कि कौन सा वेपन ज़्यादा सुपीरियर है। डबल एज स्वॉर्ड काफ़ी यूनिक और ड्यूरेबल है, लेकिन थंडरबोल्ट ज़्यादा बेटर है। इस गॉडली वेपन में ज़्यादा एबिलिटीज़ है, जैसे टेलीपोर्टेशन और लाइटनिंग चैनलाइज करना। अगर कोई एनिमी दूर है तब भी थंडरबोल्ट उसे फेंक के मार सकता है, और थंडरबोल्ट अपने यूजर के पास वापस आता है, ठीक म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर की तरह। और वैसे तो ये डिपेंड करता है कि वेपन का यूजर कौन है, और साथ में यूजर के पास कितना बैटल एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक बेटर वेपन की बात करें तो वो थंडरबोल्ट है, और शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ऐसे और वेपन देखने मिले। लेकिन थंडरबोल्ट के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। और क्योंकि अब रियलिटी यूजर के कंट्रोल में है, इसलिए वो ऐसी रियलिटी बना सकता है जिसमें एक ऐसी रियलिटी या पॉकेट डायमेंशन बना सकता है जहाँ पावर स्टोन काम करेगा ही नहीं।